नमस्कार। आइए बियरिंग कैपेसिटी को विभिन्न थ्योरी के ज़रिए कैसे निकाला गया है उसके बारे में थोड़ा इतिहास पढ़ लें। समय के साथ साथ बहुत सी थ्योरीज आई सामने, जैसे इलास्टिक इक्विलिब्रियम थ्योरी, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम थ्योरी, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण को ही स्टडी के लिए सिलेबस में रखा गया है। सबसे पहले जो बहुउपयोगी थ्योरी थी वो रैंकाइन की इलास्टिक इक्विलिब्रियम थ्योरी थी, लेकिन आने वाले समय में ये मालूम चला कि उस थ्योरी में बहुत सी खामियां हैं, अतः उसे नहीं उपयोग में लाया गया। तत्पश्चात प्लास्टिक इक्विलिब्रियम थ्योरी में महत्वपूर्ण थ्योरी थी प्रंडाल की, जिसमें उसने मेटल प्लेट में किसी पंच द्वारा प्रयोग करके बियरिंग कैपेसिटी मृदा में निकालने की थ्योरी दी गई थी। प्रंडाल के इसी मेथड को कार्ल टरज़ागी ने अपनी थ्योरी में उपयोग में लिया और बियरिंग कैपेसिटी का समीकरण बनाया, जिसे आगे विसेक ने और स्कैम्पटन ने भी आने वाले समय में इस कार्ल टरज़ागी की ओरिजिनल थ्योरी का इस्तेमाल करके अन्य कुछ फैक्टर्स जोड़ करके उपयोगी थ्योरी का निर्माण किया, जो बियरिंग कैपेसिटी निकालने में आगे बहुत सहायक सिद्ध हुई हैं। टरज़ागी ने बियरिंग कैपेसिटी के लिए अपना सिद्धांत 1943 में दिया था और उसने माना था कि जो आधार की सतह है वह रफ है, ना कि चिकनी। आइए कुछ मान्यताएं जो इस सिद्धांत को बनाने में टरज़ागी ने ली थी। सर्वप्रथम है कि मृदा सैंती समांग है तथा समदैशिक है। इसके अलावा समदैशिक का अर्थ इंग्लिश में आइसोट्रॉपिक है, जिसका अर्थ है कि हर दिशा में मृदा के इलास्टिक यानी प्रत्यास्था गुण या मैकेनिक्स के गुण समान होते हैं, तथा इसके अलावा उन्होंने मृदा को अर्ध अनंत यानी सेमी इनफाइनाइट भी माना है। इसके हिसाब से मृदा का अर्ध अनंत का अर्थ है मृदा सैंती क्षेत्र का क्षेत्रफल तो अनंत है किंतु गहराई सीमित है। अगली मान्यता है कि आधार की गहराई यानी फुटिंग की गहराई उसकी चौड़ाई से कम है, अर्थात डेप्थ ऑफ फुटिंग इज टू विड्थ ऑफ फुटिंग इज लेस देन 1। आधार का सतह खुरदरा होने के कारण मृदा जो नीचे आधार के नीचे है तथा उसमें कोई स्लाइडिंग नहीं होती है क्योंकि सतह रफ है। ये भी उसकी एक मान्यता थी। मृदा के अपरूपण सामर्थ्य मोहर कॉलम के सिद्धांत के अनुसार दर्शाया जाता है। टरज़ागी ने आधार को स्ट्रिप फुटिंग माना है। स्ट्रिप फुटिंग का अर्थ है लंबाई इस आधार की चौड़ाई की तुलना में बहुत अधिक होती है, इसीलिए ये सिद्धांत में स्ट्रिप फुटिंग लिया गया है ताकि इसे एक 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम के भांति सॉल्व किया जा सके। रैंकाइन का इलास्टिक जोन जो आधार के ठीक नीचे है वह एक सरल रेखीय
बाउंड्री वाला जोन है जो क्षैतिज के साथ में ये सरल रेखाएं फाई कोण बनाती है। फाई मृदा का आंतरिक घर्षण कोण है। रंकाइन ने एक मान्यता मानी थी कि मृदा का फेलियर जोन आधार के बेस से ऊपर नहीं बढ़ता है। इसी कारण से उसने ये भी माना कि आधार के तली से ऊपर की मृदा का अपरूपण सामर्थ्य में कोई भी संयोग नहीं होगा, जो कि इस सिद्धांत की एक लिमिटेशन है, क्योंकि ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है। मृदा की अपरूपण सामर्थ्य में तली के ऊपर के भाग की मृदा का भी संयोग होता है। इस सिद्धांत में फेलियर के समय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी वैलिड माना था, लेकिन ये भी एक लिमिटेशन है कि प्लास्टिक अवस्था में सुपरपोजिशन वैलिड नहीं होता है या सही नहीं होता है। सिद्धांत में भौम जल तल का प्रभाव नगण्य माना गया है। आधार पर जो बल लग रहे हैं वह सकेंद्रित है तथा उसके आधार की तली पर लंबवत लग रहे हैं। आधार तथा जमीन की सतह क्षैतिज है, वह टिल्ट नहीं हो रहे हैं, ऐसा माना गया है। मृदा में सभी बिंदुओं पर संतुलन की अवस्था, सीमांत संतुलन की अवस्था एक ही साथ पहुंचती है, यानी शियर फेलियर या अपरूपण विफलता सभी बिंदुओं पे एक साथ ही पहुंचता है। आधार के नीचे की मृदा की जितने भी गुण हैं, जैसे पारगम्यता, कणों के बीच में फ्रिक्शन इत्यादि, ये गुण शियर फेलियर या अपरूपण विफलता के दौरान परिवर्तित नहीं होते हैं। मृदा में किसी भी प्रकार का दृढ़ीकरण नहीं होता है तथा अंत में यह माना गया था कि आधार की दृढ़ता मृदा की तुलना में अधिक है। इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं भी हैं, आइए उन्हें भी समझें। यह सिद्धांत केवल छिछली नींव यानी शैलो फाउंडेशन के लिए ही उपयोग में लाया गया है। गहरी नींवों के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। इसमें एक मान्यता मानी गई थी कि विफलता के दौरान जब मृदा संपीड़ित होगी तो उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि संपीड़न के साथ साथ मृदा में घर्षण या आंतरिक घर्षण कोण बढ़ता चला जाता है, क्योंकि कण नज़दीक आ जाते हैं। इसीलिए ये इसकी एक लिमिटेशन है। व्यवहारिकता में देखा जाए तो सीमांत संतुलन की अवस्था मृदा के हर एक बिंदु पर एक साथ नहीं आ सकती है। अतः यह मान्यता कि सीमांत संतुलन अवस्था सभी बिंदुओं पर एक साथ आएगी भी एक लिमिटेशन है। और अंत में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्लास्टिक अवस्था में फेलियर जोन में नहीं माना जाता है, मान्य नहीं है। आइए टरज़ागी ने जो सिद्धांत समझाया था उसके कुछ पहलू समझ लें। चित्र में जैसे स्पष्ट है कि जमीन की सतह से आधार DF गहराई पर है और आधार की चौड़ाई
स्मॉल बी है, तो सिद्धांत की मान्यता के अनुसार स्मॉल बी बटे में डी एफ का अनुपात 1 से अधिक होगा, अर्थात आधार की गहराई उसकी चौड़ाई की लंबाई से अधिक नहीं हो सकती है। आधार की तली रफ मानी गई है। उस सिद्धांत के अनुसार जोन 1 यानी चित्र में दिखाया गया ABC त्रिभुज जो कि जोन 1 है, ये इलास्टिक इक्विलिब्रियम या प्रत्यास्था संतुलन की अवस्था में रहता है तथा ये आकार फेलियर तक बना रहता है। इस जोन में AC तथा BC क्षैतिज यानी AB के साथ में जो कोण बनाते हैं उसका मान है फाई, जो कि आंतरिक घर्षण कोण के बराबर होता है। इसी प्रकार फेलियर जोन को अन्य भागों में विभाजित किया गया है। एक चीज़ गौर करने वाली है, टरज़ागी ने आधार की तली के ऊपर की मृदा को हटा करके उसके अधिभार के बराबर का सरचार्ज Q बराबर गामा DF वहाँ लगा दिया है, ताकि उसके सिद्धांत के अनुसार तली के ऊपर की मृदा का शीयरिंग में या अपरूपण सामर्थ्य में कोई योगदान ना रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। चित्र में दिखाए गए फेलियर जोन में दो एक जैसे समान दिखने वाले जोन 2 AGC तथा BCD ये रेडियल शियर जोन कहलाते हैं। एंगल GAC तथा एंगल DBC 90 डिग्री के कोण है तथा वक्र GC व वक्र DC दोनों ही लॉग स्पाइरल वक्र हैं। इसी प्रकार से चित्र में आपको दो और जोन दिखाई देंगे, इन्हें जोन 3 जिन्हें रैंकाइन के निष्क्रिय जोन यानी रैंकाइन पैसिव जोन भी कहा जाता है। यह चित्र में AGF तथा BDE के क्षेत्र हैं। इनमें BD DE के बराबर है, यानी यह जो त्रिभुज बन रहा है वह समबाहु त्रिभुज है। उसी प्रकार दूसरी ओर AG तथा AF बराबर हैं। क्षैतिज के साथ में जो GA और DB कोण बना रहे हैं वह है 45 माइनस φ/2, जहाँ फाई मृदा का आंतरिक घर्षण कोण है। टरज़ागी ने इसके अंदर समीकरण के लिए कुछ वैल्यूज़ मानी थी, जैसे C बराबर मृदा का कोहेजन या सहसंजकता, फाई बराबर मृदा का आंतरिक घर्षण कोण तथा गामा यानी मृदा का इकाई भार। टरज़ागी के सिद्धांत के अनुसार जो एक जनरल इक्वेशन उन्होंने बियरिंग कैपेसिटी के लिए दी थी, ये अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है। इस समीकरण के हिसाब से B आधार की चौड़ाई है, कैपिटल C मृदा का कोहेजन यानी सहसंजकता है तथा स्मॉल q गामा DF यानी मृदा का अधिभार है। अतः समीकरण में देखा जाए तो समीकरण का CNC/SC कोहेजन भाग कहलाता है, QNQ/SQ यहाँ पर उसका अधिभार भाग कहलाता है और अंतिम
0.5 बी गामा NY SY उसका फुटिंग का बाहर वाला हिस्सा कहलाता है। यहाँ पर SY, SQ तथा SC शेप फैक्टर्स हैं जो स्ट्रिप फुटिंग के लिए एक माने गए हैं, और NY, NQ तथा NC ये बीयरिंग कैपेसिटी फैक्टर हैं जो मुख्यतः शेयरिंग रेजिस्टेंस या आंतरिक घर्षण कोण पर निर्भर करते हैं। जैसा कि अगर फाई 0 है, यानी यदि क्लेई मृदा है, तो NY 0 होगा, NQ का मान 1 होगा और NC का मान 5.71 होगा। अलग अलग आकार की आधारों के लिए शेप फैक्टर का मान भी भिन्न भिन्न होता है। अतः शेप फैक्टर का मान आकार के आधार पर जो है वो इस टेबल में दिखाया गया है। यहाँ B आधार की चौड़ाई है और L आधार की लंबाई है। वैसे तो टरजागी ने अपना बियरिंग कैपेसिटी का समीकरण जनरल शियर फेलियर के लिए दिया था, लेकिन यदि यही समीकरण लोकल शियर फेलियर के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इस समीकरण में कैपिटल C के स्थान पर 2/3 कैपिटल C का उपयोग किया जाएगा। वहीं फाई के स्थान पर tan फाई के स्थान पर समीकरण में 2/3 tan फाई का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमें लोकल शियर फेलियर के लिए भी इस समीकरण को उपयोग लिया जा सकता है। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के समीकरण के अलावा सेफ बियरिंग कैपेसिटी का भी समीकरण दिखाए गए स्लाइड में आपको स्पष्ट हो जाएगा। फाई के आधार पर NC, NQ और N गामा यानी बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स के मान इस स्लाइड में स्पष्ट रूप से आपको दिखाए गए हैं। यह सूत्र बहुत उपयोगी है इन मानों को निकालने के लिए, जो याद करने योग्य हैं। टरजागी के सिद्धांत को वैसिक ने थोड़ा सा मॉडिफाई या परिवर्तित करके कुछ अपने एडजस्टमेंट करके नया एक सिद्धांत और समीकरण दिए थे, जिसे आगे जाकर के IS कोड में उपयोग में लाया गया था। वैसिक के सिद्धांत के हिसाब से जो रैंकाइन का प्रत्यास्थ संतुलन की अवस्था का जोन है, उसके अंदर जो कोण बनता है क्षैतिज रेखा के साथ में तिरछी रेखाओं का, वो है फाई ना होकर के फाई 45 प्लस फाई बाई 2 होता है। उसने इसी सिद्धांत का यूज़ करके NQ, NC, N गामा के मान निकाले थे। वैसिक ने जो समीकरण दिया था वो समीकरण ये है। इस समीकरण में जैसा कि पहले बताया जा चुका है, SC, SQ और S गामा शेप फैक्टर हैं। इसी हिसाब से DC, DQ और D गामा आदि डेप्थ फैक्टर हैं। तत्पश्चात IC, IQ, I गामा इंक्लिनेशन फैक्टर हैं, जिनके मान निम्न टेबलों और सूत्रों से आपको स्पष्ट होंगे। ये सिद्धांत चूंकि आगे IS कोड मेथड में भी उपयोग किए गए हैं, इन्हें याद रखना आवश्यक है। प्रश्नों में सॉल्व करने में सहायक होगा। इस समीकरण में ये दिए गए मानों को पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं।
बेसिक के सूत्र में, बियरिंग कैपेसिटी के सूत्र में जो अलग अलग फैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है उनके मान निम्न प्रकार से दिए गए हैं जो याद करने हैं। इंक्लिनेशन फैक्टर में जो अल्फा दिया गया है ये लोड के नत होने का आभास कराता है। इसमें अल्फा ऊर्ध्वाधर के साथ में लोड या बल द्वारा कितना कोण बनाया गया है उसका मान है। आईएस कोड मेथड में वाटर टेबल के प्रभाव को भी साथ में जोड़ लिया गया है, जैसा कि समीकरण में बताया गया है कि यदि वाटर टेबल फैक्टर जो इसमें दिखाया गया है उसका मान 1 होगा यदि आधार की तली से भौम जल तल की गहराई आधार की चौड़ाई के बराबर या उससे अधिक है। वहीं यदि वाटर टेबल आधार की तली तक पहुंच गया है या उससे ऊपर आ गया है तो वाटर टेबल फैक्टर का मान 0.5 हो जाएगा। और यदि जल इसके बीच की स्थिति में है तो लीनियरली इंटरपोलेट करके हम लोग उसका मान निकाल सकते हैं। टरजागी ने अपने सिद्धांत में ये माना था कि भौम जल तल आधार से बहुत ही अधिक नीचे है, अतः उसके इस समीकरण पर भौम जल तल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वास्तविकता में भौम जल तल का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है इस समीकरण में। आइए उस प्रभाव को समझें। जैसा कि चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि भौम जल तल dw गहराई पर सतह से है स्थित, तो उस अवस्था में हमारी मृदा का सरचार्ज या अधिभार कम हो जाएगा। जो अधिभार में कमी आएगी वो बियरिंग कैपेसिटी के सूत्र में अधिभार वाले हिस्से में निम्न प्रकार से होगी। आइए देखें। जो इस सूत्र में दिखाया गया है, यहाँ पर गामा सबमर्ज्ड यानी निमग्न मृदा का इकाई भार है और dw गहराई पर स्थित के पश्चात जो मृदा में से ऊपर जो dw गहराई से वाले हिस्से से आता है, जो मृदा का हिस्सा है वह कैसे परिवर्तित होता है वो भी इस सूत्र में आपको स्पष्ट हो रहा है। अतः समीकरण में अधिभार वाला हिस्सा या जहाँ पर भी मृदा इकाई भार का आता है भाग, वहाँ पर निमग्न जो जल में मग्न हो चुका है वह हिस्सा परिवर्तित हो जाएगा। उसके बजाय गामा सबमर्ज्ड का मान रख दिया जाएगा। चूंकि आधार की तली तथा उसके नीचे वाला हिस्सा का पूर्णतः मृदा में डूब चुका है, अतः मृदा के इस हिस्से में इकाई भार के स्थान पर, मृदा के इकाई भार के स्थान पर वहाँ पर निमग्न इकाई भार रख दिया जाएगा, जैसा कि समीकरण के आधार के भार के हिस्से में तथा अधिभार वाले हिस्से में परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है। अब dw में क्या परिवर्तन आता है उसके हिसाब से भी समीकरण, जब dw शून्य हो जाएगा यानी जल सतह पर पहुंच जाएगा तो निम्न दिखाए गए समीकरण पूर्णतः ऐसा हो जाएगा। यदि जल जैसा कि चित्र में दिखाया गया है जमीन से काफ़ी गहराई पर है तथा यह सुनिश्चित हो जाए
कि वह गहराई आधार की तली से बहुत अधिक है, या यूं कहा जाए तो समीकरण के किसी भी हिस्से में जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आधार की तली से उसकी आधार की चौड़ाई से कम दूरी पर जल स्थित है, यानी डीएफ तली से नीचे जो जल उपस्थित है वह आधार की चौड़ाई से कम गहराई पर है, तो अधिभार वाला हिस्सा मुख्यतः प्रभावित होगा। वहाँ पर गहराई के अनुसार अधिभार की समीकरण में परिवर्तन करना पड़ेगा। गहराई के साथ यदि दोनों के बीच की स्थिति हो, जैसा कि ऊपर दो चित्रों में दिखाया गया है, तो जो फैक्टर्स लग जाते हैं वो फैक्टर्स ये हैं Rw1 और Rw2, जिनके समीकरण आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं। Rw1 में Z1 भौम जलतल की गहराई है, उसके अनुसार Z के परिवर्तन से Rw1 में क्या परिवर्तन होगा, आइए देखें। यदि भौम जलतल जमीन की सतह पर है, यानी Z1 0 है, तो Rw1 का मान 0.5 हो जाएगा। वहीं यदि भौम जलतल आधार की तली के बराबर है, तो Z1 DF के बराबर होगा और Rw1 का मान 1 हो जाएगा। यदि इसके अलावा बीच में कहीं पर है, तो Rw1 का मान 0.5 से लेकर के 1 के बीच में रहेगा। इसी प्रकार से Rw2 के लिए Z2 भौम जलतल की गहराई को दर्शाया गया है, ये भी उस परिवर्तन को दर्शाता है। और उसी प्रकार से Rw2 का मान भी 0.5 से लेकर के 1 के बीच में रहेगा। इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।